हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लासरूम विद आदित्य में। दोस्तों ये इन्वायरमेंट का वीडियो है, वन दरोगा के कॉन्टेक्स्ट में है। सिर्फ वन दरोगा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिर्फ इन्वायरमेंट से नहीं, जीके के फैक्ट के नॉर्मल अवेयरनेस से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं पैट में, एसएससी में, ठीक है, यूपी पीसीएस में या स्टेट पीसीएस जो भी होता है या यूपीएससी में, इस तरीके के, तो ये उसके भी रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में इन्वायरमेंट में ये पहला जो आपका टॉपिक है, मतलब आज का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित, और ये टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन। ठीक, ये टॉपिक आपका है और ये पहला वीडियो होगा इसका। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसको और भी वीडियोस के सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। तो ये पहला टॉपिक है, जितने फैक्ट्स हो पा रहे हैं आज उसको लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय, ठीक है, जिसमें जीव समुदाय और उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव समुदाय और उसके वातावरण के मध्य या उसके बीच जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। इकोलॉजी एक बहुत वृहद शब्द है, बाकी सब जो चीज़ें होंगी वो सब इकोलॉजी के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे इकोसिस्टम वगैरह जो शब्द है, ठीक है, वो इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इकोसिस्टम जो है वो बेसिकली एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है, इकोलॉजी का। इकोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा फिनोमिना है, ये याद रखिएगा। अगर पूछेगा इकोसिस्टम और इकोलॉजी में कौन सा बड़ा है, तो ये हमेशा इकोलॉजी बड़ी होती है। इकोसिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ द इकोलॉजी। ठीक, ये याद रखिएगा, ये आगे फिर बताऊंगा कैसे। ठीक, अगला देखिए इसमें क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि अगला पॉइंट कह रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले कॉइन किया था अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में। कहीं कहीं पे 1865 भी दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में जो है वो 1866 का सन दे रहा है, तो 1866 है। ठीक, याद रखिएगा, बुक्स की जो ऑथेंटिक बुक के रेफरेंसेस होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, उसमें 1866 का ईयर दिया है, कहीं कहीं पे 1865 भी दिया है। तो 18 वाला फिगर याद रखना है। 65 या 66 में से ऐसे कंट्राडिक्ट नहीं पूछेगा 65-66, ठीक है, या तो 66 होगा या तो 65 होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके साथ में देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आधुनिक पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक पारिस्थितिकी यानी कि जब पारिस्थितिकी की खोज कर ली गई, यानी कि नेचर के या इन्वायरमेंट के जो फंक्शनल प्रोसेस था उसको बताया गया, ठीक है, तो उसको मॉडिफाई किया और अच्छे तरीके से, वो यूजीन ओडम नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्हें आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसमें पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, पारिस्थितिकी क्या है? प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि नेचर कैसे काम करती है उसकी अध्ययन है। ये परिभाषा दी थी यूजीन ओडम ने, ठीक है, कि नेचर कैसे फंक्शन करती है। ये यूजीन ओडम की परिभाषा है, जो आधुनिक पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक या पिता के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में देखिए अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी के कितने प्रकार के कारक होते हैं या घटक होते हैं। अजैविक और जैविक दो घटक होते हैं, याद रखिएगा। फिर कह रहा है अगला सवाल कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की अब बात कर रहा है। ठीक है, ये इकोसिस्टम की अब बात कर रहा है। तो इकोसिस्टम के रूप में कह रहा है कि इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था। तो इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले यूज किया था एजी टेंसले ने किया था, 1935 में किया था। ठीक, 1935 में किया था। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एजी टेंसले के अनुसार भौतिक तंत्रों का एक विशेष एजी टेंसले के अनुसार भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार जिसकी संरचना अजैविक तथा जैविक घटकों से होती है,
कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र की जो डेफिनेशन है वो एजी टेंसले देते हैं। वो ये कहते हैं भौतिक तंत्रों यानी कि जितने फिजिकल एसेट्स हैं नेचर में, ठीक क्या कहते हैं, उसकी संरचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। ठीक है, नेचर में जितने भी फिजिकल एसेट्स हैं या नेचर में जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो चाहे नॉन बायोटिक हो या बायोटिक हो, उन सबको मिला करके एक सिस्टम बनता है। ठीक, और उसी सिस्टम को हम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंतर्गत आने वाला ही एक यूनिट है, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, इकोलॉजी एक बड़ा वर्ड है, उसी के अंतर्गत इकोसिस्टम शब्द आता है। फिर देखिए पारिस्थितिकी और पारितंत्र में कौन बड़ा है, तो जैसा मैंने अभी बताया कि पारिस्थितिकी जो है वो एक बड़ा शब्द है। ठीक है, और वो प्रिंसिपल है और ये बाकी सब इसके एग्जाम्पल्स के फॉर्मुलेशन पे ही काम करते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके साथ में देखिए क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला हुआ तंत्र होता है, बंद तंत्र होता है। तो ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, एनर्जी फ्लो चलती रहती है। ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे चलती रहती है। तो अभी तो फिलहाल इतना जानिए कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है खुला हुआ तंत्र होता है। ठीक, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के 3 मूल संगठक होते हैं। 3 मूल संगठक के रूप में अजैविक या भौतिक घटक के रूप में इसको कंसीडर करते हैं, फिर जैविक घटक के रूप में, तीसरा ऊर्जा के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 3 मूल संगठक हैं। फिर इसके बाद में अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जीवमंडल में एक निश्चित क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है, अर्थात एक इकाई के रूप में मिलता है। तो इकोसिस्टम की जो परिभाषा है वो एक यूनिट के रूप में कंसीडर की जाती है। तो वहां पे यही समझाने की कोशिश कर रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो जीवमंडल में यानी कि बायोम में जो है या बायोटिक एरिया में, वो आपका जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं वहां पे एक यूनिट के रूप में काम करता है, यूनिट के रूप में मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट होती है। कार्यशील यानी कि उसमें ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ठीक है, वो फंक्शनल होती है, उसकी एक्टिविटी लगातार चला करती है। फिर कह रहा है अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इनकी स्वयं की उत्पादकता होती है यानी कि प्रोडक्टिविटी होती है। ये खुद अपने आप में प्राकृतिक संसाधन है। आप कहीं वन उग रहे हैं तो वन से लकड़ी मिल रही है, ठीक है, उससे ईंधन मिल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से खुद इनकी प्रोडक्टिविटी है। फल मिल रहे हैं, कहीं पे घास के मैदान से घास मिल रही है, गेहूं के खेत से गेहूं मिल रहा है। तो हर एक का अपना इकोसिस्टम होता है। जैसे घास के मैदान का इकोसिस्टम हो गया, जंगल का इकोसिस्टम हो गया, तालाब का इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, झील का इकोसिस्टम हो गया, समुद्र का इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, तो इनमें प्रोडक्शन भी तो हो रहा है, फ्लोरा फौना प्रोडक्शन भी तो कर रहे हैं, मछलियों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, उसके अलावा पौधों की संख्या बढ़ रही है। ठीक, गेहूं का जो खेत है वहां पे गेहूं पैदा हो रहा है। तो ये इनका खुद का प्रोडक्शन एरिया भी है। ठीक है, खुद का प्रोडक्टिविटी भी है। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा है एज अ एग्जाम्पल के रूप में, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में, कि एक वो यूनिट है और जिसकी खुद की अपनी प्रोडक्टिविटी है। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके साथ में देखिए ये क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक के रूप में भौतिक अकार्बनिक और कार्बनिक घटक आते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो कंपोनेंट के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, तो उसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट शामिल किए जाते हैं। ठीक है, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक घटक शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है भौतिक घटक के अंतर्गत प्रकाश आता है, तापमान आता है, आर्द्रता आती है, स्थलाकृति यानी कि लैंडस्केप आता है, लैंड स्ट्रक्चर आता है, इसके अलावा वायुमंडल दाब आता है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। ठीक, इतनी चीजें जो हैं वो भौतिक घटक के अंतर्गत आती हैं। ठीक, फिर उसके बाद में कह रहा है कि अकार्बनिक घटक के रूप में किसे कंसीडर करते हैं, तो अकार्बनिक घटक के रूप में हम शामिल करते हैं जल को, मिट्टी को, मृदा को, वायुमंडलीय संगठन को, यानी कि जो उसमें गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, ठीक है, ऑर्गन का कितना परसेंट है, इसको शामिल करते हैं। ठीक है, फिर खनिज आता है यानी कि मिनरल्स आते हैं, चट्टान आती हैं, ये सब क्या आता है, ये आपका जो है अकार्बनिक घटक के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। इन सब पे चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो है किसका, इकोसिस्टम का या इकोलॉजी का। ठीक, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद में
थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए इसको कई वीडियोस में या कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक, फिर देखिए अगला पॉइंट है कि कार्बनिक घटक के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिक कंटेंट के रूप में क्या क्या या ऑर्गेनिक कंपोनेंट के रूप में क्या क्या शामिल किया था। तो इसमें ह्यूमस, वसा, ह्यूमस यानी कि पौधों के या जानवरों के मरने से उसके सड़ने गलने से जो मिट्टी या खाद जो बन जाती है, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से, उसी को ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ऑर्गेनिक खाद, गोबर खाद, इस तरीके की जो चीजें कहते हैं वो ह्यूमस ही है एक्चुअली। ठीक, फिर वसा आता, फैट आता, प्रोटीन आता, कार्बोहाइड्रेट आता है, ये सब क्या ऑर्गेनिक कंपोनेंट के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, फिर याद रखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसमें कि जैविक घटक के रूप में क्या क्या आता है। जैविक घटक के अंतर्गत जो है वो उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं। ठीक, यानी कि प्रोड्यूसर्स, इनको ऑटोट्रोप्स भी कहते हैं, सारे हरे पेड़ पौधे होते हैं। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं ये। ठीक है, इन्हीं को हर्बीवोर, ठीक, फिर आपका कार्निवोर या ओमनीवोर और कार्निवोर के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, तो ये उपभोक्ता हो गए। फिर उसके बाद में आप घटक डीकंपोजर्स होते हैं। ठीक है, डीकंपोजर्स के रूप में जो फंगस है, फफूंदी, और इसके साथ में जो आपका बैक्टीरिया है जो फर्मेंट कर देते हैं चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को फिर से सिंपल एलिमेंट में तब्दील कर देते हैं, वो सब आपका अपघटक के रूप में, यानी कि ये अंडरस्टूड होता है अपघटक यानी कि डीकंपोजर्स के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है इकोलॉजी और इकोसिस्टम के अंतर्गत ये फिलहाल आपका जनरल इंट्रोडक्शन था, और इसके बाद में फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है आपका इकोलॉजी और इकोसिस्टम के अंतर्गत, जो आपका अभी जो टॉपिक था आपने जो पढ़ा अभी, ये इकोसिस्टम, इकोटोन बाद में बताऊंगा, पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन में। ठीक है, तो इकोसिस्टम का ये जनरल इंट्रोडक्शन टॉपिक था, और फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।